जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा यूवीएफ में जो संबंध होता है उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूवीएफ में क्या संबंध होता है। यू जो होता है वो वस्तु की दूरी होती है, वी जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है और एफ फोकस दूरी होता है। तो हम लोग आज अवतल दर्पण द्वारा इसको प्रूफ करने वाले हैं कि यूवीएफ में क्या संबंध होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाला, इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए एक अवतल दर्पण बनाते हैं। यह है एक अवतल दर्पण, बाहर से कलई कर देंगे तो प्रकाश का परावर्तन इसके आंतरिक पृष्ठ से होगा, तो अवतल दर्पण कहते हैं इसको। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ये है इसका मुख्य अक्ष, यहाँ इसका ध्रुव P है और यहाँ इसका वक्रता केंद्र C, यहाँ होगा फोकस F। ठीक है, मान लेते हैं कि वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर यहाँ स्थित है जो AB है। AB एक वस्तु है जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित है। इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है। इतना बात हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो मान लेते हैं कि ये परावर्तन R बिंदु से हो रहा है दर्पण के, ठीक है, और प्रकाशीय केंद्र से ये इसके प्रकाशीय केंद्र सॉरी इसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः इसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां काटेगी वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो मान लेते हैं बिंदु A' पर काटती है जिसका प्रतिबिंब A' B' बनता है। ठीक है, अब R से इस मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डाल देंगे। तो मान लेते हैं कि ये अभिलंब N है। RN एक क्या है? अभिलंब है। तो चित्र के बारे में कैसे लिखेंगे कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें जहां काटती है वहां प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों को देखेंगे अगर चित्र में ABC एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला ABC ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है ना, ABC, ठीक है, और एक त्रिभुज बनता है A' B' ये वाला। ठीक है जी, अगर इस दोनों त्रिभुजों को हम लोग समरूप प्रूफ कर दें, समरूप का क्या कंडीशन होता है अभी आगे सीखेंगे। चलिए पहले समझते हैं। तो अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A' B' C में, इन दोनों त्रिभुज में क्या करने वाले हैं ध्यान से देखिएगा। ये जो AB है ये मुख्य अक्ष पर अभिलंब लंब है। लंब का मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा, मतलब 98 डिग्री का बनेगा। तो ABC तथा A' B' इन दोनों त्रिभुजों में चलने वाले हैं। ठीक है, तो मानते हैं कोण ABC, ये वाला कोण ABC बराबर होगा A' B' कोण A' B' ये क्यों दोनों बराबर होंगे? क्योंकि ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है। तो इसको लिख सकते हैं समकोण से मतलब राइट एंगल से। ठीक है, ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब लिखेंगे BCA कोण BCA ये वाला कोण B'CA' मतलब ये वाला दोनों कोण BCA बराबर होगा B'CA'। ये दोनों क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण है। जिसे दो किरण एक दूसरे को काट रहे तो इनका जो ऊपर कोण होगा इसके सम्मुख को जो होते हैं ऊपर नीचे वाले आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो जब दो किरणें एक दूसरे को काटती है तो वहां जो कोण बनता है वो दोनों आपस में बराबर होता है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहां लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों बराबर होंगे और ये 90 अंश से दोनों बराबर होंगे। तो यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए तो तीसरा जो कोण होता है वो
आप अपने से ही बराबर हो जाता है, मतलब दो कोण इस त्रिभुज के और दो कोण इस त्रिभुज के दोनों आपस में बराबर, तो ये जो तीसरा वाला कोण होता है वो आपस में बराबर हो जाता है। तब क्या होता है, जब कोण बराबर हो जाता है, तो जब किसी त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, समान रूप हो जाता है उनका। अगर आप लोग समरूप की पूरी जानकारी चाहते हैं तो हम इस पर एक बहुत ही विस्तृत वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जरूर देख लीजिएगा कि समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बस इतना ही सीखना है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर या सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाते हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुज ये समरूप हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। संगत भुजा का मतलब ये लंब है तो ये इसकी संगत भुजा ये लंब होगा, ये इसका बेस है आधार तो इसका ये आधार होगा, मतलब लंब बटा में लंब, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात, इसका लंब और इसका लंब दोनों का अनुपात, इसका बेस दोनों का अनुपात, जो इसका कर्ण है इसके कर्ण के अनुपात के आपस में बराबर हो जाते हैं। क्लियर? कब? जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तब। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज और ए डैश बी डैश सी ये समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे भैया? समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ए बी बट्टा में होगा ए डैश बी डैश बराबर होगा बी सी बटा में बी डैश सी। एक और भुजा है ए सी बट्टा में ए डैश सी, इसको भी लिख सकते हैं लेकिन इसमें उसका यूज नहीं है तो इसको लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे इसको। क्लियर हो गया? अब देखेंगे ये दोनों त्रिभुज में तो चले, अब देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश है या ए डैश बी डैश एफ एक त्रिभुज है, आर एन एफ ये दोनों त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज इसी की तरह दोनों समरूप हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि यहां भी लंब है, 90 अंश का कोण बनेगा यहां भी, और यहां तो लंब डाले ही हैं तो 90 अंश का बनेगा। तो ये दोनों कोण आपस में 90 अंश से बराबर और ये कोण दोनों आपस में शीर्षाभिमुख से बराबर। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो जब समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो त्रिभुज है इसी के तरह सेम से ये भी दोनों समरूप हो जाएगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इस दोनों त्रिभुज में कह देंगे कि इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अब चलेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा आर एन एफ में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये जो दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कह सकते हैं कि इसी प्रकार जो ऊपर किए हैं इसी प्रकार आप दिखा भी सकते हैं कि कैसे समरूप हुआ। तो ये जैसे समरूप हुआ वैसे ही ये भी समरूप होगा। तो इसी प्रकार दोनों त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप होगा त्रिभुज आर एन एफ। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहां ए डैश बी डैश और आर एन ये दोनों लंब है तो कह सकते हैं कि आर एन बट्टा में होगा ए डैश बी डैश बराबर होगा इसका बेस कौन है? एफ एन बट्टा में बी डैश एफ कह सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे कि जो आर एन है आर एन ये जो दोनों किरण है मुख्य अक्ष के ये दोनों आपस में समांतर, जैसे ए आर और बी पी ये जो दोनों किरण है आपस में समांतर है। समांतर का मतलब बीच की दूरी आपस में बराबर है। तो समांतर होने की वजह से इस आर एन को ए बी कह सकते हैं, मतलब आर एन बराबर ए बी कह सकते हैं। जो ए बी की जितनी बीच की दूरी होगी उतना ही बीच की दूरी आर एन के भी होगी। क्लियर? ठीक है, तो
जहां काम लगेगा आर एन का, कि आर एन की जगह पर क्या लिखें, तो लिख सकते हैं कि आर एन की जगह पर ए बी। ठीक। और जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो जब ये दर्पण का द्वारक छोटा हो, मतलब उस जो दर्पण होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा, तब क्या होगा कि जो ये आर पॉइंट है ये पी के एकदम पास में आ जाएगा। तो उस समय क्या होगा कि जो ये एन वाला लंब है वो पी पर एकदम आ जाएगा। तो बोल सकते हैं कि एफ एन बराबर हो जाएगा एफ पी के बराबर हो जाएगा आपस में। क्लियर हो गया। तो इन दोनों पॉइंटों को ले जाके इसमें भर देंगे। जैसे आर एन की जगह पर हम लोग क्या रखने वाले हैं, ए बी। आर एन की जगह पर ए बी, बटा में ए डैश बी डैश। ठीक। एफ एन की जगह पर एफ पी लिख सकते हैं। एफ एन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एफ एन की जगह पर एफ पी लिखेंगे और बटा में बी डैश एफ है। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। समझे होंगे आप लोग कि कैसे ये आया है। आर एन जो है ये आर एन ए बी के बराबर हो जाएगा, और जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा तो जो आर पॉइंट है ये पी पर आ जाएगा। तो ये एन भी कहाँ चला जाएगा, पी पर। तो एफ पी बराबर एफ एन या एफ एन बराबर एफ पी, कब, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तब। तो इन दोनों को लिख लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे। समीकरण 1, 2। समीकरण 1 और 2 में ए बी बटा में ए डैश बी डैश, ए बी बटा में ए डैश बी डैश, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इधर वाला साइड भी आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 में क्या हो रहा है, एक साइड दोनों का बराबर है तो दोनों साइड आपस में बराबर होगी, मतलब बी सी बटन बी डैश सी बराबर होगा एफ एन और एफ पी बटा में बी डैश एफ। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक। आप लोग ये समझते होंगे कि जो दर्पण होता है उसमें दूरी कहाँ से ज्ञात किया जाता है, तो ध्रुव जो होता है, ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती है। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी कहलाती है, जिसे u से व्यक्त करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से व्यक्त करते हैं, और फोकस दूरी को स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो PB है, P से लेकर B की दूरी, ये वस्तु की दूरी कहलाएगी। तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, u से। देखिए यहां से लेकर टोटल और यहां तक की जो दूरी होगी इसे u से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बाबू, u से व्यक्त करते हैं। लिख देते हैं यहां पे, यहां लिख दे रहे हैं कि PB को u से व्यक्त करेंगे। किससे, u से, वस्तु की दूरी है। और PB डैश को v से व्यक्त करते हैं क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी है। और FP या FP लिख लेते हैं। FP जो होगा वो क्या होगा, FP फोकस दूरी से स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। ठीक। BC क्या है, BC ये जो दूरी है, यहां से इतनी जो दूरी है, इसको लिख सकते हैं कि PB माइनस PC, मतलब हम इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी घटा देंगे तो ये वाली दूरी बच जाएगी। ठीक। तो BC की जगह पर लिख सकते हैं PB माइनस PC बटा में B डैश C। तो इसको इतनी दूरी को निकालने के लिए हम लोग PC में से PB डैश घटा देंगे, PC माइनस PB डैश, इन पूरा में से इतना घटा देंगे PB डैश, मतलब इतना दूरी, तो ये दूरी बच जाएगी। बराबर है तो बराबर। FP को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि FP की जगह पर हम लोग स्मॉल f रख सकते हैं। B डैश F, FP बटा में B डैश F। अब इसको लिखेंगे PB डैश माइनस PF, इतना कर लेंगे। चलिए PB को क्या लिखेंगे, PB के स्थान पर U लिख सकते हैं। PB के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, U माइनस लगा लेंगे। PC की जगह पर क्या लिखेंगे,
PC। अच्छा, PC की जगह पर हम लोग, ये छूट गया था, यहाँ R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? R, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या है दर्पण की, तो वक्रता त्रिज्या को R से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो PC की जगह पर R लिख लेंगे बटा, PC की जगह पर R लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस, PB डैश की जगह पर V लिखेंगे, बराबर है तो बराबर, FP की जगह पर स्मॉल f बटा में PB डैश की जगह पर V माइनस PF या FP की जगह पर स्मॉल f रख सकते हैं। इतनी बात अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। और इससे जो पहले वाली जो वीडियो है उसमें हम लोग f और r के बीच में जो संबंध पढ़े थे कि f बराबर r/2 होता है, उसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि जहां f होगा वहां r/2 लिख सकते हैं, जहां r होगा वो वहां पे f/2 लिख दिए। मतलब ये है कि इसके बीच में जो संबंध होता है f और r में, f बराबर r/2 का होता है। ठीक है, तो r का मान यहां से निकालेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 2f, मतलब r के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2f लिख सकते हैं। r के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2f। क्लियर है? चलिए r की जगह पर 2f रख लेंगे तो u माइनस r के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2f बटा में r की जगह पर 2f माइनस v बराबर f माइनस v माइनस f। क्लियर है? अब इसका क्रॉस मल्टीपल करा देंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो लिखेंगे u माइनस 2f इंटू v माइनस f बराबर f इंटू 2f माइनस v। गुणा करा देंगे इसका, u का v में गुणा होगा तो uv, u का f में होगा तो माइनस uf, अब 2f का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2f v लिख सकते हैं, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा, 2f का f में गुणा होगा तो बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2f स्क्वायर माइनस f v। क्लियर है? देखिए ध्यान से, 2f स्क्वायर इधर प्लस में, इधर भी 2f स्क्वायर प्लस में, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, इधर आएगा तो घट जाएगा। यहां लिखेंगे uv माइनस uf, यहां है 2f भी और इधर माइनस fv, तो इसको उधर भेज देंगे तो बराबर ये 2f भी इधर जाएगा तो fv इसमें से घट जाएगा तो बचेगा बस fv। अब कुछ नहीं करना होता है, अब क्या करेंगे कि इसमें uvf से भाग दे देंगे, uvf से भाग, तो इसमें भी uvf से भाग, uvf, यहां भी uvf से भाग दे देंगे, जो बचेगा वही आंसर होगा। u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, यहां u से u, f से f कैंसिल, यहां f से f, v से v, जो बचेगा वही लिख लेंगे। ऊपर यहां कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और नीचे क्या बच गया? f माइनस, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे बच गया v बराबर 1 बटा में u बच गया। ठीक है, अब हम लोग इस v वाला को उधर भेज देते हैं तो 1 बटा में f बराबर 1 बटा में u पहले ही से और प्लस 1 बटा में v हो जाएगा, 1 बटा में v। यही संबंध हम लोगों को ज्ञात करना था कि u भी f में क्या संबंध होता है, तो 1 बटा में f बराबर 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u। हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस संबंध को दर्पण सूत्र के नाम से भी जानते हैं कि गोलीय दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1 बटा में f बराबर 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।